नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 5 ईवीएस चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला नंबर है बोलती इमारतें, चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर में शुरुआत में क्या है, कुछ बच्चे गोलकोंडा फोर्ट घूमने जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि गोलकोंडा आखिर है कहाँ पर। यह है भारत में तेलंगाना राज्य में हैदराबाद में है गोलकोंडा। और गोलकोंडा फोर्ट जो कि अपने आप में बहुत ही फेमस फोर्ट है। इस फोर्ट में कुछ खास बातें हैं जो कि इस चैप्टर में बताई हुई हैं, जैसे कि इसका दरवाज़ा या इसमें की हुई नक्काशी। और यह एक फोर्ट अपने आप में एक शहर के बराबर था। जैसे कि इसमें लिखा है कि इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, मोटी मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज, यानी कि सुरक्षा के बहुत ही बड़े इंतजाम थे इस फोर्ट में। एक बड़ा ही दरवाज़ा है। ये जो बुर्ज है इसे बोला जाता है बुर्ज। अगर कभी आता है एग्जाम में कि किले में बुर्ज कौन सी जगह होते हैं, तो ये होते हैं बुर्ज। जैसे कि पूरी एक दीवार है, उसके बाद कुछ बाहर की तरफ एक निकला हुआ एरिया होता है जिसे बोलते हैं बुर्ज। गोलकोंडा फोर्ट के बारे में कुछ बातें हैं कि सन 1518 से लेकर के सन 1687 तक यहाँ पर कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया था। और सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ पर दूसरे राजाओं का राज था। लेकिन बाद में 1518 से लेकर के 1687 तक कुतुब शाही सुल्तानों ने यहाँ पर राज्य किया था। गोलकोंडा फोर्ट में उस समय भी ऐसी इंजीनियरिंग थी जैसे कि इस चैप्टर में बताई हुई है कि वहाँ पर दो मंजिल की इमारतें भी थी और दूसरी मंजिल यानी कि फर्स्ट फ्लोर छत के ऊपर पानी के फव्वारे चलते थे। तो उस समय इस इतने ऊंचाई पर आखिर पानी को कैसे पहुंचाया जाता होगा, यह सोचने की बात है। क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी ना ही मोटरें थीं कि मोटर से पानी को ऊपर चढ़ा दिया। तो कैसे पानी को ऊपर पहुंचाते थे, उसमें बहुत सारे टैंक थे पानी के, वो कैसे भरे जाते थे उसके बारे में आगे देखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर एक चित्र दिखाया है तोप का। तो गोलकोंडा जो फोर्ट है वहाँ पर एक तोप है। इस तोप के बारे में अगर डाउट होता है, जैसे कि यहाँ पर राज किया था कुतुब शाही सुल्तानों ने, तो ये तोप भी उन्हीं की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। इस तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई और उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही। आखिर इतनी बड़ी फौज तोप के साथ आई और किले के अंदर क्यों नहीं घुस पाई? क्योंकि किले के चारों तरफ गहरी खाई थी और इसमें जो बुर्ज बने हुए थे वहाँ पर बहुत दूरी से मालूम चल जाता था कि क्या एक्टिविटी हो रही है। तो ऊपर से ही उनके सिपाही आक्रमण करके सामने वाली फौज के सभी मंसूबे नाकामयाब कर देते थे। इस वजह से 8 महीनों तक औरंगजेब की फौज बाहर ही बैठी रही। गोलकोंडा फोर्ट के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि आज के समय में मोबाइल्स हैं, टेलीफोन है, तो हम कहीं से भी दूसरी जगह पर बात कर सकते हैं। लेकिन उस समय जब इतना बड़ा फोर्ट हुआ करता था, तो अगर किसी को कोई मैसेज देना है तो कैसे होगा? तो गोलकोंडा फोर्ट में एक खास बात है कि उसमें एक दरवाज़ा है, फतेह दरवाज़ा। तो फतेह दरवाजे पर खड़े होकर अगर कुछ भी बोला जाता है तो राजा के महल में साफ साफ सुनाई देता है। तो जैसे ही कोई भी आता था तो वहाँ पर खड़ा हुआ दरबारी या संतरी वहाँ से आवाज़ देता था और राजा के महल में आराम से सुनाई पड़ता था। अभी इस पूरे के पूरे वाक़ये में एक जो बात दी गई है कि एक लड़की है जो कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर के कुछ आवाज़ देती है। तो वो आवाज़ क्या देती है कि होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ और मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। तो इस पूरी बात से आपको कुछ समझ में आना चाहिए, वो है कुचिपुड़ी नृत्य। क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक ही राज्य हुआ करता था, वो है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का जो वहाँ का जो नृत्य बोला जाता है, राजकीय नृत्य, वो है कुचिपुड़ी। तो इस बात से आपको ये चीज़ याद रहेगी कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो तेलुगु भाषी राज्यों में वहाँ का मुख्य नृत्य है कुचिपुड़ी। ऐसे ही दूसरे स्टेट के भी कुछ नृत्य हैं, जैसे कथकली, उनके बारे में भी आप मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है कि पहले के समय में पानी को कैसे ऊपर पहुँचाया जाता था। जैसे कि ये एक चक्र टाइप का बना हुआ है, जैसे आजकल झूले होते हैं मेलों में, और उसमें ये बड़ी बड़ी टंकियाँ बंधी हुई हैं चारों तरफ। नीचे पानी है और इसमें से एक जो चेन के द्वारा यहाँ पर कुछ मशीनें लगी हुई हैं और ऊपर वाले हत्थे से यहाँ पर बैलगाड़ी बंधी हुई है। बैलगाड़ी जब चारों तरफ घूमती है तो ये घूमता है, तो इसके जो आपस में एक दूसरे से फिट हैं ये सभी घूमते हैं और घूमने के बाद फाइनली ये घूमता है। ये जब घूमता है तो नीचे से पानी भर के लाता है और ऊपर यहाँ पर आकर के ये फैल जाता है। और इस तरीके से ऊंचाई पर पानी पहुँचाते थे या टंकियों को पानी से भरते थे बिना मोटर के द्वारा। गोलकोंडा फोर्ट में दीवारों में
कुछ पाइप भी मिले हैं, जैसे कि मिट्टी के पाइप। उन्हीं को देख करके या उसी तरीके की कलाकृतियों को देख करके आज के समय में प्लास्टिक या लोहे के पाइप भी बनाए जाते हैं। लेकिन पहले के समय जब महल के अंदर जब पानी पहुंचाया जाता था तो इसी तरीके के पाइप यूज किए जाते थे। अगर क्वेश्चन आता है कि मिट्टी के पाइप किस किले में मिले हैं तो वो है गोलकोंडा फोर्ट। चैप्टर नंबर 10 से जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताई। अगला है चैप्टर नंबर 11, सुनीता अंतरिक्ष में। यहाँ पर सुनीता विलियम्स हैं, जिनका नाम आप जानते होंगे। एक महान अंतरिक्ष यात्री हैं जो 6 महीने के समय बिता करके आई हैं अंतरिक्ष में। तो उनके बारे में कुछ बातें हैं जिन्हें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी बातें मालूम चलेंगी। सुनीता विलियम जब भारत में आती हैं, स्कूल के बच्चों से मिलती हैं, तो स्कूल के बच्चे उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो उसके जवाब में सुनीता विलियम्स कुछ मज़ेदार बातें बताती हैं अंतरिक्ष के बारे में। वह बताती हैं कि हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते थे। यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। हाथ मुंह धोने के लिए भी हम तैरते हुए बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते थे और हाथ मुंह साफ करते थे। खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते थे और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते थे। अंतरिक्ष में कंघी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बाल हमेशा ही खड़े रहते। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो आप अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था लेकिन बहुत ही मुश्किल। तो उनकी बातों से यहाँ पर आपको कुछ बातें मालूम चली कि अंतरिक्ष में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, तो कोई भी वस्तु नीचे की तरफ स्थिर नहीं है। तो उस वजह से वहाँ पर पानी या टिक कर बैठना ये सभी बहुत ही मुश्किल है। इन सब कामों को करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पकड़ना पड़ता था या फिर अपने आप को बांधना पड़ता था। सुनीता विलियम्स के बारे में अगर बातें करें तो सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेस शिप में गई थी। क्वेश्चन आता है कि सुनीता विलियम्स कितनी ऊंचाई पर थी पृथ्वी से, तो 360 किलोमीटर दूर थी वो स्पेस शिप में गई थी। यह पृथ्वी का एक फ़ोटो है जो कि एक स्पेस शिप से लिया गया है। यहाँ से भारत आपको दिखेगा। पृथ्वी पूरी की पूरी गोल दिखाई पड़ रही है, जबकि पहले सिर्फ एक कल्पना थी कि पृथ्वी गोल है या गोल नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है। जब सुनीता विलियम्स 5 साल की थी, उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, नोट कर लीजिए। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता स्टार्टिंग में डाइवर बनना चाहती थी, गोताखोर, लेकिन वह एक हेलीकॉप्टर पायलट बन गई और एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि आगे पढ़ाई करेंगी तो अंतरिक्ष में भी जा सकती हैं, और सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, हाईलाइट किए हैं, उनको आप याद कर लीजिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति सन 1969 में पहुंचे थे। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। चैप्टर नंबर 11 से इंपॉर्टेंट बातें आपको मालूम चली। अब है अगला चैप्टर नंबर 12, खत्म हो जाए तो यहाँ पर किस चीज़ को ख़त्म होने की बात की जा रही है, वो है हमारा ऑयल यानी कि जिससे पेट्रोल डीजल, जिससे कि हम गाड़ियाँ चलाते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर एक जगह के बारे में बताया गया है, वो है अडालज की बावड़ी। तो अडालज की बावड़ी अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि अडालज की बावड़ी कहाँ स्थित है, अक्सर एनसीईआरटी में जो ऐसे नाम दिए हुए थे जो हमने नहीं पढ़े हैं लेकिन उनके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड पूरा एग्जाम आता है। तो अहमदाबाद यानी गुजरात में है वो। अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर है अडालज की बावड़ी, इसे याद रखिए। इस चैप्टर में होता क्या है कि कुछ बच्चे जब घूमने जा रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। तो पेट्रोल पंप पर जब वो बहुत सारे नोटिफिकेशंस देखते हैं, जैसे कि हमारे पास मिनरल्स का भंडार सीमित है, खनिज पदार्थों का भंडार सीमित है, उन्हें अच्छे से यूज करें, उनका यूज करें, मिसयूज ना करें। तो जब वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि वो आपस में डिस्कस करते हैं, अपने टीचर से पूछते हैं। तो उसी से जुड़ी हुई बातें हैं कि ज़मीन से खजाने का तात्पर्य है कि ज़मीन के अंदर मिलने वाली वस्तुएं जो कि हमारे यूज की हैं। यह पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा कि ज़मीन के अंदर रहने वाले जो तेल या खनिज पदार्थ हैं वो कैसे मालूम चलते हैं।
तो वैज्ञानिक मशीनों से यह पता लगाते हैं और फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डाल करके तेल को ऊपर खींचा जाता है। तो जो तेल ऊपर आता है वो क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वो कुछ नहीं होता है, वो एक गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार तेल होता है। इसमें घुली मिली और छुपी हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को अलग अलग और साफ़ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। आपने नाम सुना होगा, जैसे कि असम में डिगबोई रिफाइनरी है, रिलायंस की रिफाइनरी है जामनगर में। तो इन रिफाइनरी में जब कच्चा तेल आता है, जैसे बोला जाता है ना, न्यूज़ में आता है कच्चे तेल का दाम बढ़ गया है, तो वही कच्चा तेल होता है जो नीचे से निकलता है। तो इसी तेल में हमें मिलता है, क्या क्या मिलता है कच्चे तेल में, जब कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है तो कैरोसिन मिलती है, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज़ के लिए ईंधन, एलपीजी, मोम, कोल तार और ग्रीस। इसके अलावा प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी इसी तेल का इस्तेमाल होता है। तो ये क्वेश्चन आप पक्का याद कर लीजिए कि कच्चे तेल से कौन सी चीज़ें मिलती हैं। एलपीजी जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है जिसे हम खाना पकाने के लिए यूज करते हैं। अगर हम बात करें सन 1976 और 1996 के तुलना की, सन 1976 में भारत में गोबर के उपले और लकड़ी से जो घरों में यूज करते थे, तो उसमें 100 में से लगभग 84 लोग गोबर के उपले और लकड़ी यूज करते थे। सिर्फ 10 लोग एलपीजी और कैरोसिन, 5 लोग कोयला और 1 लोग बिजली से खाना बनाते थे। 1996 में यानी कि 20 साल के बाद उपले और लकड़ी का यूज 75 लोग करते हैं, 18 लोग एलपीजी और कैरोसिन, 2 लोग कोयला और 5 लोग बिजली। तो ये हमारे देश का स्तर है कि हमारे देश में जो उपले और लकड़ी से कितने अधिक लोग खाना बनाते हैं। आज के समय में धीरे धीरे एलपीजी और बिजली इनका यूज बहुत बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये 3 चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 क्लास 5 एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन हम पढ़ रहे थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगले चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।